साथियों, 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को विपक्ष के सभी पार्टियों ने स्वागत किया है और राजनीति एक अलग तरीके से शुरू हो गई है। इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि पहलगाम अटैक का जवाब पाकिस्तान को देना था। अलग अलग मीडिया में इसके बारे में समय तक निर्धारित कर दिया गया था कि अटैक कब होने वाला है। पूरा देश मोदी सरकार से यह अपेक्षा कर रहा था कि मोदी सरकार कुछ ऐसा फैसला लेगी जो पाकिस्तान के कमर तोड़ सकती है और पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई हो सकता है। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय ले लिया है। इससे पहले बीजेपी की जो भी आइडियोलॉजी रही है उसमें कहीं भी कभी भी स्पष्ट रूप से जातिगत जनगणना कराने का नहीं देखा गया है, क्योंकि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और एक स्लोगन चलता है, बटोगे तो कटोगे। यह बात, यह स्लोगन इसी के विरोध में लाया गया था कि अगर हम अलग अलग जातियों में बट जाएंगे तो फिर कैसे होगा और हम कट जाएंगे। यानी कि हमें हिंदू धर्म को मुख्य मानकर और सब हिंदू हैं ऐसे एकजुट रहना है। अपने पहलगाम अटैक के बाद बीजेपी के जो आईटी सेल है उसका भी आपने देखा होगा, एक बड़ा सा बैनर आ रहा था कि धर्म पूछा जाति नहीं। तो आज से केवल 8 दिन पहले 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके 2 दिन या 1 दिन बाद ये आया था स्टेटमेंट। तब तक बीजेपी जाति पे ध्यान नहीं दे रही थी, वो धर्म की बात कर रही थी। तो इस समय ये जो मामला आया है, ये जो निर्णय हुआ है, यह एक संदिग्ध रूप से देखा जा रहा है कि बीजेपी ऐसे कैसे कर सकती है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस कैबिनेट के निर्णय को बता रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस पे तंज भी कसा कि कांग्रेस कभी नहीं चाह रही थी कि ये हो। और उन्होंने कहा, क्यों आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। किंतु आपको भी पता है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उस समय भी ये बात उठा रहे थे, इससे पहले भी उठा रहे थे। और कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात करें तो कांग्रेस हमेशा ही धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, पंथ निरपेक्षता की बात करती है, वो जातिगत राजनीति करती है। और इसका परिणाम है कि 1980 और 90 के दशक में भारत में साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ था। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अश्विनी वैष्णव का जो आरोप है कांग्रेस पर वो झूठा है। कांग्रेस ही नहीं, देश के विभिन्न राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने खास तौर पर जाति आधारित राजनीति करते हैं। इसी कारण से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो महत्वपूर्ण चेहरा है, बिहार में अगर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की बात करें, अखिलेश यादव यूपी में बात करें, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो महत्वपूर्ण नेता हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। जो हम लोगों की बरसों पुरानी जो मांग रही, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने सड़क, सदन, कोर्ट तक अभी भी हम लोग आज हम लोगों के बातों पर जो है और हम लोगों के मांगों पर हम लोगों का जो मुख्य लड़ाई रहा, आज उस पर केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा। हम सब लोग, पीडीए परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जाति जनगणना के पक्ष में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जाति जनगणना क्या होता है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे देश में क्या रहा है, मंडल आयोग क्या है, इस जाति आधारित जनगणना का
प्रभाव क्या हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देखेंगे और लास्ट में देखेंगे इसकी चुनौतियां क्या हो सकती है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, सबसे पहले समझते हैं जातिगत जनगणना क्या होता है। हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना कराई जाती है। तो जब जनगणना कराई जाती है तो उसमें बहुत सारे डिटेल पूछे जाते हैं। तो अब जातिगत जनगणना को लागू किया गया है तो लोगों से जनगणना के समय पूछा जाएगा कि आप किस जाति के हैं। इन तमाम डेटा के साथ एक नया कॉलम बनेगा जिसमें पूछा जाएगा कि आपका जाति क्या है। अलग अलग वर्गों की जातियां भी लिखी जाएगी। अब बात करते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन यह आधिकारिक नहीं था और संपूर्ण भारत में एक साथ नहीं किया गया था। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना की गई थी, लेकिन यह गैर समकालिक थी, मतलब सभी जगहों पर एक साथ नहीं हुआ था। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली आधिकारिक जनगणना की गई जो पूरे भारत में एक साथ हुई। 1881 से लेकर अब तक पूरे भारत में एक साथ जनगणना होता है और प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। अभी भारत में अंतिम जनगणना 2011 में हुआ था, होना 2021 में था, पर कोविड-19 के प्रभाव और सरकार की कमियों के वजह से यह नहीं हो पाया और अब तक नहीं हो रहा है। यदि जातिगत जनगणना की बात करें तो 1881 से जब देश गुलाम था, औपनिवेशिक शासनकाल था, ब्रिटेन का अधिकार था अपने देश पर, गुलाम भारत में 1881 से 1931 तक जातिगत जनगणना कराया गया था और डेटा भी जारी किया गया था। 1941 की जनगणना में हुआ पर डेटा जारी नहीं किया गया और जब देश स्वतंत्र हो गया तो कांग्रेस का आइडियोलॉजी रहा है कि वो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्षता की बात करती है। और 1951 में जब पहली स्वतंत्र भारत में जनगणना हुई तो उस समय के महान नेताओं ने यह निर्णय लिया कि जातिगत जनगणना केवल एससी और एसटी का कराया जाएगा, बाकी किसी का नहीं कराया जाएगा। देश में एकजुटता लाने की जरूरत है। 2011 के जनगणना में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि जातिगत जनगणना जैसा कुछ कराया जाएगा। विपक्षी पार्टियों के प्रेशर की वजह से उस समय महत्वपूर्ण रूप से बीजेपी विपक्ष में थी, तो आप ये भी सोच सकते हैं जो भी पार्टियां विपक्ष में होती है वो जातिगत जनगणना की बात करती है, लेकिन जैसे केंद्र में जाती है तो वो चुप हो जाती है। जातिगत जनगणना शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। 2011 के जनगणना में इसे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण नाम दिया गया था। आपने यह भी देखा होगा कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जाति जनगणना, तो मैं आपको बता दूं इससे पहले 3 राज्यों में कर्नाटका, बिहार, तेलंगाना ने जातिगत जनगणना जैसा कुछ करा चुका है और वो इसका नाम जनगणना ना बोलकर सर्वे नाम देते हैं, क्योंकि अपने देश के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत कोई भी राज्य जनगणना नहीं करा सकती। जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार का है, तो इसलिए वो इस प्रकार के गणना तो कराते हैं और उसका नाम सर्वे दे देते हैं। इन 3 राज्यों में जो सर्वे हुआ है उसका क्या हुआ, तो कर्नाटका में 2014 में उस वक्त की सिद्धारमैया सरकार ने जातीय सर्वे किया था। इसका नाम सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे दिया गया था। 2017 में इसकी रिपोर्ट आई, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। दरअसल अपने समुदाय को ओबीसी या एससी एसटी में शामिल कराने के लिए जोर दे रहे लोगों के लिए यह सर्वे बड़ा मौका बन गया। अधिकतर ने उपजाति का नाम जाति के कॉलम में दर्ज कराया। इसके चलते कर्नाटका में अचानक 192 से अधिक नई जातियां सामने आ गई। लगभग 80 नई जातियों तो ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10 से भी कम थी। एक तरफ ओबीसी की संख्या में भारी वृद्धि हो गई तो दूसरी तरफ लिंगायत और ओकालिंगा जैसे प्रमुख समुदाय के लोगों की संख्या घट गई। इसके बाद इस जातीय सर्वे को सार्वजनिक नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि बिहार में जातिगत सर्वे हुआ था, उसका क्या हुआ, तो इसे सार्वजनिक किया गया था। अक्टूबर 2023 में जारी हुए बिहार के जातीय सर्वे में सामने आया था कि राज्य में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग की आबादी है। राज्य कुल 63% आबादी इस वर्ग से आता है। इसमें 27% आबादी पिछड़ा वर्ग के लोगों की है, वहीं 36% से ज्यादा अति पिछड़ी जातियों की आबादी है। वहीं अनुसूचित जाति की आबादी करीब 20%। 2011 की जनगणना में महज 15.9% थी, वही समान वर्ग के लोगों की आबादी 15% है। फरवरी 2025 में तेलंगाना में हाल ही में जातिगत सर्वे हुआ है, जिसका नतीजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी
3.70 करोड़ है, जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी 46.25% है। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या में पिछड़े वर्ग 46.25% के बाद अनुसूचित जाति 17.43%, अनुसूचित जनजाति 10.45%, मुस्लिम पिछड़े वर्ग 10.08% और अन्य जातियां 13.31% शामिल है। साथियों, जब जातिगत जनगणना की बात होती है तो मंडल कमीशन और इंदिरा साहनी केस के बारे में चर्चा अहम हो जाता है। यह दोनों घटना 1980-1990 की दशक की है, जिस समय साइलेंट रिवॉल्यूशन अपने देश में हुआ था और सभी जातियों में अपने अधिकार को लेकर जागृति आ गया था। तो अगर मंडल कमीशन की बात करें तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कांग्रेस के विरोध के लिए गैर कांग्रेस का नारा देकर जनता पार्टी का गठन किया गया था और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। इनके नेतृत्व में 1 जनवरी 1979 में दूसरा पिछड़ा आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया, जिसका रिपोर्ट 1980 में आया और इस कमीशन के अनुसार अपने देश में ओबीसी की जनसंख्या लगभग 52% थी। कमीशन ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की बात किया। मंडल आयोग का गठन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनकी उन्नति के लिए उपाय सुझाने हेतु किया गया था। मंडल आयोग का रिपोर्ट 1980 में आ गया था, किंतु लागू इसे 1990 में किया गया। बीपी सिंह की सरकार ने 7 अगस्त 1990 में यह निर्णय लिया कि इसे लागू किया जाए, किंतु निर्णय का विरोध करते हुए यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के नाम से यह केस फेमस है। 9 जजों की पीठ ने 6:3 के निर्णय से फैसला सुनाया और यह कहा कि देश में जाति आधारित आरक्षण का अधिकतम सीमा 50% होना चाहिए। आपने यह भी सुना होगा राहुल गांधी इस सीमा को तोड़ना चाहते हैं। आपके मन में यह भी आ सकता है कि ईडब्ल्यूएस को जो दिया गया है आरक्षण 10%, तो 50 ये और 10 वो मिला दे तो 60%। तो वर्तमान समय में अपने देश में 60% आरक्षण है, किंतु 10% जो ईडब्ल्यूएस को दिया गया है वो जाति आधारित नहीं है, वो आर्थिक आधार पर दिया गया है। जब जातिगत जनगणना होगी और ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा पाया जाएगा और उसके अनुपात में जब आरक्षण की बात की जाएगी तो जाति आधारित आरक्षण की जो सीमा है वो 50 से पार हो सकती है। मंडल आयोग ने कोई जनगणना नहीं किया था। 1931 में जो कॉलोनियल भारत में ये हुआ था सर्वे, उसी में मैथमेटिकल फार्मूला लगा करके उन्होंने अनुमान निकाला था कि देश में 52% ओबीसी की जनसंख्या है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस जातिगत जनगणना का प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करें तो यह होगा कि भारत जो हिंदू राष्ट्र की बात आगे बढ़ रही थी वो भावना अब कमजोर हो जाएगा, क्योंकि सब लोग अब जाति के आधार पर अपने आप को पहचान चिन्हित करेंगे। तो जो हिंदू राष्ट्र का सपना है वो अधूरा रह सकता है और सभी जातियां छोटे छोटे ग्रुप में बट जाएंगी और अपना पहचान जाति के आधार पर करेंगी और अधिकार की मांग करेंगी। अगर सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो जो जातियां जितने अनुपात में है उसी अनुपात में उनके लिए सरकार कोई सकारात्मक कार्रवाई कर सकती है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। जिनकी जनसंख्या जितना उतना % उनका आरक्षण। इससे कोई भी समाज का समूह वंचित नहीं रहेगा, हर का अपना अपना भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगा और इसमें जो हाशिए पे छूट गए हैं उनका सशक्तिकरण हो सकता है। अमित शाह के मुताबिक पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण होगा। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। जाति जनगणना के निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, वंचितों की प्रगति के मार्ग खुलेंगे। यदि इसके चुनौती की बात करें तो इसका सबसे बड़ा चुनौती यह है कि इस निर्णय का क्रियान्वयन, सरकार हमेशा कुछ न कुछ निर्णय ले लेती है और वो लागू सही तरीके से नहीं होता। और दूसरी बात, अगर ये जनगणना होता है तो 1911 की तरह जो आर्थिक
सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ था उसका डेटा जारी नहीं किया गया, तो क्या फिर ये इस प्रकार से हो सकता है? और जातियों के आधार पर जब जनगणना होगा, सभी को अपनी अपनी जनसंख्या पता हो जाएगी, तो क्या इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग नहीं हो सकता कि इस देश की जो राजनीति है उसमें आधारभूत परिवर्तन आ सकता है जो सकारात्मक और नकारात्मक होगा। साथियों, जातिगत जनगणना के बारे में हमने साधारण भाषा में बताने का प्रयास किया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।